नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, शिक्षक भर्ती 2022 के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर यहां पर 60 लेकर आया हूं, जिसमें आपको मनोविज्ञान के बेहतरीन और क्वालिटी वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, जो कि लेवल 2, लेवल 1 शिक्षक भर्ती हो या पात्रता परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 प्रश्न हैं, 30 ही प्रश्न को देख करके जाना। पहला प्रश्न देखते हैं। आपके पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है निःशक्त बच्चों से, बच्चों की नियमित उपस्थिति से, 6 से 18 वर्ष के बच्चों से और विद्यालय सुधार से। तो प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इनमें से आपका सही उत्तर रहेगा साथियों। आरटी 2009, जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें निःशक्त बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बच्चों की उपस्थिति नियमित रहे, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आरटी 2009 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि यह 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए है साथियों। विकल्प नंबर 3 जो है ये आरटी 2009 से संबंधित नहीं है, तो थर्ड विकल्प पहले प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर गीजू भाई, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रामनाथ और प्रोफेसर कोठारी। तो देखो, एनसीएफ 2005 का निर्माण प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था साथियों। और इसमें एनसीएफ 2005 होता क्या है क्या ये? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से इसको जाना जाता है। संपूर्ण भारत में पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए एनसीएफ 2005 का गठन किया गया था साथियों। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को और बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो तीसरे प्रश्न में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इनमें से आपका सही उत्तर होगा। देखिए, गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जिसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही उत्तर होगा। साथियों, भौतिक संसाधनों को गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, न ही शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। तीसरा विकल्प देखें कि बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को बिल्कुल दिया गया है, सही है। चौथा विकल्प देखें तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो विकल्प 3 में और 4 में ये अंतर है कि इसमें सिर्फ संरचित अनुभव है और यहाँ संरचित अनुभव के साथ साथ पाठ्यक्रम सुधार भी है। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ सर्वाधिक महत्व दिया गया है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। चौथा प्रश्न है आपके, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह निरुद्देश्य प्रक्रिया है, यह सोद्देश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो आपको क्या बताना है प्रश्न में कि भाई आपको असत्य कथन देखना है, जो सही नहीं है वो देखना है शिक्षण के बारे में। साथियों, शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है, इसके 3 ध्रुव होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी इसको माना जाता है और सोद्देश्य मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी इसको माना जाता है। लेकिन इसको निरुद्देश्य मतलब जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्या ऐसी प्रक्रिया शिक्षण हो सकती है? जी नहीं, यह विकल्प क्या है? गलत है। तो यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको गलत ही देखना था।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा अगर पूरा वीडियो देख करके जाओगे तो। 100 टेस्टों की सीरीज है, ऐसे ही क्वालिटी वाले प्रश्न आपको 100 टेस्टों में देखने को मिलेंगे साथियों। तो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और संपूर्ण चीज़ें यहां पर आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल और समापन कौशल। तो देखो यहाँ पर ये शिक्षण से संबंधित कौशल है। कैसे कौशल है ये? शिक्षण से संबंधित। तो यहाँ पर जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण करे, मतलब किसके पूर्व ज्ञान का? बालक के पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण करे उस कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? प्रस्तावना प्रश्न जब हम दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत बालकों से करते हैं मौखिक रूप से, तो हम उनका जो पूर्व ज्ञान है उनका प्रयोग करते हैं। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। तो चलिए 6ठा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके समझता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल गया। समायोजन की यह कौन सी युक्ति है? तो यह विस्थापन है, यह वास्तविकता अस्वीकरण है, यह मन तरंग है या यह शोधन है। तो देखो प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही करोगे? यहाँ पर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, बिल्कुल क्वालिटी वाले प्रश्न है साथियों। तो देखो विस्थापन में तो क्या किया जाता है साथियों कि जो अपना गुस्सा होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर विस्थापित कर दिया जाता है। मन तरंग को कल्पना या दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग भी कहा जाता है साथियों। मन तरंग दिन में सपने देखना, तो ये सपने तो नहीं देख रहे क्योंकि दिन में सपने अच्छे वाले देखे जाते हैं कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए, मुझे ये मिल जाए। शोधन या मार्गांतरीकरण में मार्ग का बदलाव किया जाता है, अर्थात यह वास्तविकता अस्वीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि आंखें बंद कर लेने से यहाँ पर बिल्ली तो नहीं भाग जाएगी वहाँ से साथियों। कबूतर द्वारा आंखें बंद कर ली तो क्या बिल्ली उस पर अटैक नहीं करेगी? जी नहीं। तो यह है वास्तविकता अस्वीकरण। विकल्प 2 आपके 6ठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है और लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो देखो सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता दोनों चीज़ें अलग अलग है। प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, दोनों में अंतर होता है साथियों। सृजनात्मक बालक बुद्धिमान तो होता है लेकिन हर एक बुद्धिमान बालक सृजनात्मक नहीं होता है, तो इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। हर बार अच्छे अंक प्राप्त करना प्रतिभाशालीता की निशानी है, न कि सृजनात्मकता की। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला या चौथा, कौन सा विकल्प सही करोगे प्रश्न 7 में? राइट आंसर देखते हैं। जो सृजनात्मक शिक्षार्थी है वह लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। लेटरल चिंतन का संबंध अपसारी चिंतन से होता है साथियों। किससे होता है? अपसारी मतलब सृजनात्मक चिंतन से। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है आपके, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर और सभी बच्चों की खान-पान संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना। तो देखो जो एक समावेशी शिक्षा होती है जिसमें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है सभी बच्चों को। तो साथियों एक समान शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है समावेशी शिक्षा। अर्थात यहाँ पर पहला विकल्प समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है, दूसरा विकल्प समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है, लेकिन दूसरा नहीं है। विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग से कक्षा फिर समावेशी एक समान शिक्षा कहाँ हुई उनकी। अर्थात दूसरा विकल्प जो है
ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों में नहीं आएगा। बाकी जो समान शैक्षिक अवसर है ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो 8वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 9। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली बालक, मंदित श्रवण वाले बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक। तो देखो, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग, तो यहाँ पर श्रवण मतलब सुनने की बात की जा रही है साथियों। तो सुनने से संबंधित जो चीज़ें की जाती है वो मंदित श्रवण वाले बालकों के लिए होती है, जो सुनने में मतलब जिनको कठिनाई आती है, श्रवण में कठिनाई आती है, ऐसे बालकों के लिए इन विधियों का प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 9 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, CWSN का अर्थ है, CWSN इसका अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बालक, एकांगी आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और मृदु आवश्यकता वाले बालक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। CWSN का मतलब किससे लिया जाता है? याद रखिएगा हमेशा, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है उनको CWSN के अंतर्गत रखा जाता है। प्रत्येक विद्यालय में सरकार बार बार सर्वे कराती है कि आपके विद्यालय में CWSN वाले कितने बालक हैं साथियों, और उनकी सूची मांगती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इनको आर्थिक सहयोग भी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही जिस विशेष बीमारी से या जिस विशेष कमी इनके शरीर में होती है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उनकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट इनकी हेल्प भी करती है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, अब वो चल नहीं पाता है, तो मतलब वो शारीरिक रूप से यहाँ पर अक्षम्य है, अर्थात उसको व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार के बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत रखते हैं। 10वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन मनस्तापी बालक से संबंधित नहीं है? तो इनमें थकान, हृदय की तीव्रता तथा चिड़चिड़ापन पाया जाता है, इनका व्यवहार सामान्य होता है, इनकी मूल प्रवृत्तियाँ विकृत होती है और इनमें मनोदैहिक रोग पाए जाते हैं। तो देखो, जो बालक मनस्तापी बालक होते हैं साथियों, मनोदैहिक रोग पाए जाते हैं और मूल प्रवृत्तियाँ भी कैसी होती है? विकृत होती है, और इनका व्यवहार भी सामान्य नहीं होता है। तो ये जो सेकंड विकल्प है कि इनका व्यवहार सामान्य होता है, इसका संबंध मनस्तापी बालकों से नहीं है, अर्थात सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न साथियों, 12वां प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में मदद करता है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। तो देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान एक अध्यापक को होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का सीधा सा मतलब ये है कि प्रत्येक बालक कैसा होता है? विशिष्ट होता है, और प्रत्येक बालक का सीखने का तरीका भी अपने आप में विशिष्ट होता है। अतः अध्यापक के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता का यदि उसको पता है, तो वह शिक्षण अधिगम की जो क्रियाओं की जो योजना बनाएगा, वो प्रत्येक बालकों के आधार पर अलग अलग तरीके से योजना बनाकर उनको अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकता है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न देख लेंगे। अभिप्रेरणा का शारीरिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, मेस्लो ने दिया, मैकडूगल ने दिया और विलियम जेम्स ने दिया। तो साथियों, अभिप्रेरणा से संबंधित एक सिद्धांत आता है, शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत जिसको कहते हैं। यह सिद्धांत मेस्लो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? मेस्लो के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली आवश्यकता इन्होंने शारीरिक आवश्यकता बताई है, दूसरी आवश्यकता इन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता बताई है, तीसरी आवश्यकता इन्होंने प्रेम की आवश्यकता बताई है,
चौथी आवश्यकता इन्होंने सम्मान की आवश्यकता बताई है और पांचवी आवश्यकता इन्होंने आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई है। तो इस प्रकार ये मैस्लो का सिद्धांत है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा। सबसे ऊपर आत्मसिद्धि, सबसे अंत में इसकी प्राप्ति होती है और सबसे पहले व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। एक क्रम से व्यक्ति आगे बढ़ता है अपने जीवन में, ठीक है। इस प्रकार का ये इनका सिद्धांत है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है और असफलता से बचने की प्रवृत्ति है। तो बताओ उपलब्धि अभिप्रेरणा इनमें से क्या है? 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है इसमें। साथियों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया है और इसमें इन्होंने बताया है कि जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ने की उनमें प्रेरणा होती है। साथियों, वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं साथियों, चाहे उसमें ज़्यादा उनके बाधाएं क्यों ना आ जाए। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। साथियों, एक जन्मजात प्रेरक होते हैं और एक होता है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक जन्म के बाद में व्यक्ति अर्जित करता है, जन्मजात प्रेरक जन्म से ही व्यक्ति में आते हैं। जैसे भूख लगना जन्म से ही आता है, विश्राम करना जन्म से ही आता है, इनको सीखा नहीं जाता है, इनको अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन पुरस्कार पूर्णतः है यहाँ पर अर्जित प्रेरक है और रुचि को भी अर्जित प्रेरक में शामिल कर लिया जाता है, बट हम जाएंगे यहाँ पर पुरस्कार पर साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके पुरस्कार वाला जो है ये पूर्णतः अर्जित प्रेरक होने हुए, इसलिए इसमें हम दूसरे विकल्प पे जाएंगे। आप तीसरे पे भी जा सकते हो, बट फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? पुरस्कार रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 16। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से और अभिसारी चिंतन से। साथियों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध अनुकूल या अभिसारी या स्मृति आधारित चिंतन से नहीं होता है, बल्कि अपसारी चिंतन से होता है इसका संबंध, जो कि सृजनात्मकता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। तो विकल्प आपके 3 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, 17वां प्रश्न है, नैमित्तिक सीखने की संकल्पना संबद्ध है शास्त्रीय अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, प्रयास व त्रुटि से और अवलोकनात्मक अधिगम से। देखो, नैमित्तिक अनुबंधन और इसी को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसका प्रतिपादन B.F. स्किनर के द्वारा किया गया है। और इस सिद्धांत में स्किनर ने किस पर जोर दिया है साथियों? पुनर्बलन पर जोर दिया है। यहाँ पर पहले क्रिया करवाई जाती है, उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। मतलब क्रिया किस पर आधारित होती है? पुनर्बलन या परिणाम पर आधारित है। यदि परिणाम अनुकूल है तो क्रिया वापस दोहराई जाएगी, और यदि परिणाम अनुकूल नहीं है, जो करता है, ठीक है, जो अधिगम करता है उसके अनुकूल नहीं है, तो क्रिया वापस नहीं दोहराई जाएगी। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने किसी बच्चे को कोई कार्य दिया और उसने वो कार्य पूर्ण कर लिया। अब आपने पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे उसने उस कार्य को पूर्ण किया, आपने उसको इनाम दिया। अब साथियों, यदि इनाम के रूप में आपने 10 पेन उसको दिए और उसने लगा कि वाह यार 10 पेन मिले इस कार्य के बदले, और जब भी ऐसा उद्दीपक उसके सामने आएगा, मतलब ऐसी चीज जब भी आप उसको कार्य करने के लिए कहोगे तो वो कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वापस उम्मीद रहेगी कि यार वापस 10 पेन मिलेंगे। तो मतलब ये 10 पेन पुनर्बलन का कार्य कर रहे हैं, जो कि परिणाम है साथियों। परिणाम अनुकूल है तो दोबारा कार्य होगा, नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ऐसा नैमित्तिक सीखने या क्रिया प्रसूत अनुबंधन में होता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपके 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? सही कथन बताना है निर्मितवाद के संबंध में। तो ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, और ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है। यहाँ पर जो निर्मितवाद अधिगम है वो कहता है
कि ज्ञान विशेषज्ञ भी नहीं देते हैं, शिक्षक भी नहीं देते हैं, स्थानांतरित भी नहीं होता है, न ही पुस्तकों से लिया जाता है, बल्कि ज्ञान अधिगमकर्ता के अंदर स्वयं निर्माण होता है। साथियों, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होना ही निर्मितवाद अधिगम कहलाता है। विकल्प 2 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, के सिद्धांत के कारण होता है। तो निरंतरता के सिद्धांत के कारण, एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण, एकीकरण के कारण और वैयक्तिक भिन्नता के कारण। तो देखो यहाँ पर इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत ऊपर दी गई लाइन के अनुसार है। सेम एग्जाम पैटर्न पर ये पेपर बनाया गया है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो यार, आप लाइक शेयर नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। मैंने देखा है कि 60% और 40%, 60% तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 40% ऐसे लोग हैं जो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं सब्सक्राइब करने में क्या लग रहा है। अब चलो कोई बात ना, हम तो प्रश्न को देखेंगे। 19वां प्रश्न जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, एक समान पैटर्न का ये उदाहरण है। क्योंकि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से, कि बच्चे की उम्र जैसी है विकास भी उसी के अनुसार होता है साथियों। 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे में बहुत अंतर रहेगा, 10 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे में बहुत अंतर रहेगा। तो ये एक समान पैटर्न के अनुसार होता है। तो विकल्प 2 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 20, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। तो यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है और यह परिपक्वता तक चलता है। बताओ प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प है जो कि विकास के बारे में गलत है। तो साथियों, गर्भावस्था से विकास आरंभ होता है जबकि वृद्धि जन्म से आरंभ होती है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी है और सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, न कि परिपक्वता तक। परिपक्वता तक तो साथियों वृद्धि चलती है, विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए 20वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है यह विकास के संबंध में क्या है, गलत कथन है। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 21 है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तादात्म्य, उद्भवन, परिकल्पना और प्रदीप्ति। तो राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 21 में। यहाँ पर खुद को दूसरे के अनुसार ढाला जा रहा है, और जिस जहाँ पर खुद को दूसरे के अनुसार ढाला जाता है उसको परिकल्पना नहीं बल्कि उसको तादात्म्य कहते हैं साथियों। खुद को दूसरों के अनुसार ढालना कि मैं भी उसके जैसे सफल होऊंगा, उसके जैसे बनूंगा साथियों। तो विकल्प 1 आपके 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो 22वां प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ किससे लिया जाता है। अभियोग्यता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। तो देखो 22वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यहाँ पर शारीरिक या व्यक्तिगत विकास से नहीं, न ही बच्चों के विकास से बल्कि अभियोग्यता के विकास से लिया जाता है। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न है, औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण किया जाता है। आगमनात्मक तर्कनामे, निगमनात्मक तर्कनामे, काल्पनिक तर्कनामे और इनमें से सभी। तो 23वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं, क्या उत्तर आपका सही रहेगा। साथियों, जो औपचारिक तार्किक नियम होते हैं इसमें आगमनात्मक या काल्पनिक तर्कना नहीं होती है। तार्किक नियमों का, औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण निगमनात्मक तर्कना में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बात की जा रही है, यदि 2 × 2 = 4 होता है तो यहाँ पर 2 × 4 कितना रहेगा। तो 2 को 2 से गुणा कर रखा है तो 4, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। ये औपचारिक तार्किक नियम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा, निगमनात्मक तर्कना का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का पहलू है। संज्ञानात्मक, चमत्कारिक, वैकल्पिक और आध्यात्मिक। तो जो आपको यहाँ पर अधिगम का पहलू लग रहा है उसके बारे में बताना है प्रश्न नंबर 24 में। साथियों 24वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपके
अधिगम का पहलू वैकल्पिक आध्यात्मिक या चमत्कारिक नहीं होता है, बल्कि संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है, नैतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, लेकिन ये जो दे रखे हैं और विकल्प ये नहीं होते हैं। तो विकल्प एक आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। 25वां प्रश्न है आपके, किसी उद्दीपक के पता लगाने की आवश्यक न्यूनतम सीमा कहलाती है? निरपेक्ष सीमांत, सापेक्ष सीमांत, अनुक्रिया और उद्दीपक। तो कोई भी उद्दीपक है जो हमारे सामने है, यदि हम उसका पता लगाना चाहते हैं साथियों, उसको पता लगाने की जो न्यूनतम आवश्यक सीमा है उसको निरपेक्ष सीमांत के नाम से जाना जाता है। अगर उससे कम सीमा उसकी है तो हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं। विकल्प एक आपके 25वें प्रश्न में सही है। जैसे मान लीजिए कोई घंटी है, घंटी से अनुबंधन स्थापित हो रहा है, लेकिन घंटी की एक निश्चित आवाज़ आनी चाहिए जो हमारे कानों को सुनाई दे। अगर कानों को ही नहीं सुनाई दे रही है तो फिर हम उसका पता भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ओनली फर्स्ट विकल्प ही 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो दिवा स्वप्न रचना किसकी है? महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की, गिजुभाई की और जोटहोल्ड की। साथियों यहाँ पर जो दिवा स्वप्न नाम की जो रचना है, जिसको डे ड्रीमिंग के नाम से भी आप कह सकते हो, यह रचना गिजुभाई की है। किसकी है? गिजुभाई की रचना है ये। विकल्प आपके 3 प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। उस अधिगम को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्षण, ज्ञान व विचार की पुनर्व्यवस्था अंतर्निहित होती है? तो उसको संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाएगा, क्रियात्मक अधिगम कहा जाएगा, शारीरिक अधिगम कहा जाएगा, और इनमें से सभी। तो 27वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर यहाँ पर प्रत्यक्षण, ज्ञान और विचार की पुनर्व्यवस्था। अब विचार हम शारीरिक रूप से या क्रियात्मक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से करते हैं, और मानसिक रूप का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक अधिगम से। इसलिए 27वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 28 है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यह कथन किसका है? कोलसनिक का, स्ट्रेंग का, ब्रूस का और रूसो का। साथियों 28वें प्रश्न में आपको कथन बताना है कि ये कथन जो कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर है आपके कि ये आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा बालक को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कथन कोलसनिक के द्वारा कहा गया है। विकल्प एक आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। साथियों वीडियो पूरा होने वाला है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। देखो, अगर आप अपने विचार किसी प्रश्न के संबंध में बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप अपने विचार जरूर बताइएगा, और कमेंट करिए 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, पेपर कैसा लगा ये भी जरूर बता कर जाइए। तो 29वां प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार कार्य करना, सामाजिक प्रतिगमन, प्रभुत्वशाली व्यवहार और सामाजिक सहभागिता। तो देखो, जो हम बच्चों को सामाजिक व्यवहार करना सिखाते हैं, बालक समाज के लोगों को देखता है, उनके कार्यों को देखता है, उनका अनुकरण करता है और उसी के अनुसार कार्य करना सीखता है। तो सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार कार्य करना ही सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक अर्जित करता है। विकल्प एक आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का 30वां और अंतिम प्रश्न। साथियों 30वां और अंतिम प्रश्न है आपके, बालक किस अवस्था में यह अनुभव करता है कि वह कौन है, वह क्या है, समाज में उसका क्या स्थान है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 30वें प्रश्न में सही उत्तर देके तो बालक इस प्रकार का अनुभव किशोरावस्था में करता है। साथियों विकल्प 3 आपके 30वें प्रश्न में सही है। देखो यहाँ पर 60 टेस्ट आपके साइकोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं, 40 टेस्ट आना और बाकी है अभी आपके साइकोलॉजी के। तो रेगुलर आपको क्लासें मिल रही है साथियों सभी सब्जेक्टों की, तो निश्चिंत रहिएगा, सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी। और प्रत्येक 5 दिन में आप यूँ मानिए 5 जून को आपके पहला मेगा टेस्ट आयोजित करवाने वाला हूँ मैं। रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए सभी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।